संतोष भारती शो में आपका स्वागत है। आज मेरे पास 3 विषय हैं आपसे बात करने के लिए, और शायद आपको भी जान करके या बातचीत करके अच्छा लगे। पहला, एनसीबी। बंबई में पिछले दिनों जब से सुशांत राजपूत की हत्या का केस या आत्महत्या का केस सामने आया है, सीबीआई तो अपनी जगह पे स्थिर है, वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंची है। एम्स के डॉक्टरों ने जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट को लेकर के सुशांत राजपूत के घर वाले उस रिपोर्ट के ऊपर भरोसा करने को तैयार नहीं है, लेकिन सीबीआई ने उसके ऊपर भरोसा कर लिया है। लेकिन उसके साथ एक तीसरा संगठन अचानक लोगों के दिमाग में आ गया, नारकोटिक्स ब्यूरो, एनसीबी, जो ड्रग्स की छापामारी रोकता है। और जब ये छापामारी शुरू हुई, तभी से दिमाग में ये सवाल है कि बंबई में के अधिकारी क्या कर रहे थे, दिल्ली से अधिकारी क्यों आए, क्या किसी विशेष योजना के तहत आए थे? उस सवाल को किनारे करते हैं, पर सवाल ये है कि इन दिनों बंबई में एनसीबी की छापेमारी बढ़ गई है और जगह जगह ड्रग्स उन्हें मिल रहे हैं। ड्रग्स में क्या मिल रहा है पता नहीं, लेकिन जो मिल रहा है वो कानूनन गलत है, नहीं मिलना चाहिए। और कल तो बंबई में ड्रग्स की एक फैक्ट्री पकड़ी गई, जो एक पठान की है, जिसके पीछे कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम की ये फैक्ट्री थी, जहां पे ड्रग्स बनाई जाती थी और बंबई में सप्लाई होती थी। बहुत सारे फिल्मों से जुड़े लोग, बहुत सारे टेलीविजन से जुड़े लोग इस ड्रग्स के रैकेट में एनसीबी के घेरे में आ गए। मैं ये सवाल इसलिए उठा रहा हूं कि इससे 2 विषय जुड़े हुए हैं। एक तो हिंदुस्तान के नौजवानों को नए नए नाम मिल गए। आमतौर पर लोगों को नहीं पता है कि किस ड्रग्स का या किस ड्रग्स को हिंदी में कहेंगे किस नशे की गोली का क्या नाम है। ये सुशांत राजपूत के बाद जो खुलासे हुए, जिस तरीके से लोगों ने नाम लिए, जिस तरीके से टेलीविजन पर इनका प्रचार हुआ, निम्न मध्यम वर्ग के लड़कों लड़के लड़कियों के पास तक उन नशीली दवाओं की गोलियों के नाम पहुंच गए। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। ये सन 66-67 की बात है। हिंदुस्तान में हिप्पी कल्चर बहुत शुरू हुआ था, और वो हिप्पी कल्चर अमेरिका से शुरू हुआ। हिप्पी कहते थे कि उन चीजों का सेवन करो जिससे तुम जिंदगी की कठिनाइयों को, जिंदगी की परेशानियों को भूल जाओ, तुम हवा में उड़ो, तुम मस्त हो जाओ, परेशानियों से दूर एक सपने की दुनिया में चले जाओ। यानी नशा करो। हीरोइन, चरस, गांजा उसके मुख्य तत्व थे, और वो सारी दुनिया में हिप्पी घूमने लगे और इन गांजा, चरस, हशीश इसका प्रचार करने लगे, और वहीं से इसको टैबलेट में बनाने की शुरुआत शुरू हुई। इंजेक्शन इसके बनने लगे। लोगों के बीच ये बात नहीं जा रही थी, तो इन दवाओं के सौदागरों ने, ड्रग्स के तस्करों ने एक नई रणनीति निकाली। उन्होंने क्या किया, ध्यान से सुनिए। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ऐसे ऐसे सेमिनार कराने शुरू किए, जो सेमिनार जिनमें ड्रग्स की बुराई, ड्रग्स के खिलाफ और ड्रग्स के जो असर होते हैं उनके बारे में बात करनी शुरू की। उन सेमिनार में जिक्र होता था कि अगर आप ये एलएसडी लेंगे या ये लेंगे वो लेंगे तो आप अपने दुख से मुक्ति पा जाएंगे, आप परम आनंद की अनुभूति महसूस करेंगे, आप सारे दुखों से, सारी परेशानियों से अपने को मुक्त मानेंगे। और ये गलत चीज है, स्वास्थ्य के खिलाफ है। उन सेमिनार में ये विषय होता था, और इन सारी चीजों का प्रचार अखबारों के जरिए और उस समय के जो संचार माध्यम थे उनके जरिए काफी हुआ। 30 साल के बाद पता चला एक रिपोर्ट से
कि ये सारा सेमिनार, सारे कॉन्फ्रेंसेस नशे को लेकर के इसलिए नहीं होते थे कि वो नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बल्कि वो इसलिए होते थे कि उसके बहाने वो नशे का प्रचार लोगों तक, नौजवान पीढ़ी तक कर सकें। और सारी दुनिया में नशे की बहार आ गई और उसके बाद तो नशा जिंदगी का आम जीवन हो गया। अब आजकल कभी हम जो रेव पार्टियां सुनते हैं, ये सबकी नजर में होती हैं। लोग पकड़े जाते हैं, छूट जाते हैं, लड़के लड़कियां होते हैं। रेव पार्टियां जो होती हैं कभी किसी फार्म हाउस में होती है, कभी किसी होटल में होती है, जाने कब से पकड़ी जा रही है। लेकिन एनसीबी जागी नहीं। अब एनसीबी जागी है, उसने लोगों को पकड़ना शुरू किया। अब मेरे दिमाग में एक सवाल खड़ा होता है कि कौन सी चीज नशीली है, कौन सी नहीं है। इसके बारे में भी तो लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि मैं हिंदुस्तान के कुछ शहरों को जानता हूं, खासकर जहां तीर्थ स्थान है। मैं उदाहरण के लिए बनारस का नाम लेता हूं। बनारस शंकर की नगरी कहलाती है। शंकर भगवान औघड़ हैं, जिसे कहते हैं कि गांजा भांग उनके भक्तों के लिए परम प्रिय पेय हैं। बनारस की गली गली में भांग की दुकानें हैं, भांग की आइसक्रीम मिलती है, भांग की ठंडाई मिलती है, भांग की चाय मिलती है, भांग का क्या क्या नहीं मिलता है। और वहां पर जितनी साधु बिरादरी है सारे हिंदुस्तान की, वो गांजे की चिलम ऐसे पीते दिखाई देते हैं और पीने के बाद वो ट्रांस में चले जाते हैं। कहते हैं हम तो भगवान से मिलने की ये पहली सीढ़ी है गांजा। अब उस गांजा और भांग को कितना लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए, अगर एनसीबी बनारस में छापा मारे या एनसीबी मथुरा में छापा मारे, तो कोई घर ऐसा नहीं बचेगा जहां पर उसे गांजा और भांग नहीं मिल जाए। माफ कीजिएगा, मैं दो शहरों के नाम ले रहा हूं, लेकिन हर शहर में नहीं, लेकिन ज्यादातर लोग इनका धार्मिक वृत्ति से सेवन करते हैं। अगर वहां एनसीबी जाए तो क्या होगा, क्या करेगी एनसीबी, पता नहीं। लेकिन मैं मथुरा की एक बात बताऊं, बहुत सारे लोगों ने सर्वे किया है, मथुरा में जितनी मिठाई खाई जाती है उतनी देश के कम शहरों में खाई जाती है। और इतनी मिठाई खाने वाले जो 40-45 साल से ऊपर के लोग हैं, उन्हें डायबिटीज होना अनिवार्य है। लेकिन मथुरा में ये सर्वे से नतीजा निकला आज से 10 साल पहले कि यहां पर डायबिटीज वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। और फिर उसका एक तर्क निकला कि जो भांग खाता है उससे डायबिटीज नहीं होती है, जो भांग खाता है उसे आंख की बीमारी या जो सामान्य बीमारियां हैं वो नहीं होती हैं। कितना सच है कितना झूठ मुझे नहीं पता, लेकिन ये हुआ। अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन शहरों में जो धार्मिक कृत्य मान के या देश का पूरा संपूर्ण साधु समाज गांजे का इस्तेमाल करता है। आप किसी भी साधु को पकड़ लीजिए चिलम पीते हुए, वो गांजा पीता हुआ दिखाई देगा। क्या कहेंगे उसको, कहेंगे क्या, धर्म कहेंगे, जीवन शैली कहेंगे, क्या कहेंगे। लेकिन ये हो रहा है। बंबई में जो होता है, जिस तरीके से गांजा या हशीश जिसका इस्तेमाल होता है, वो किक के लिए होता है, एक नशा बढ़ाने के लिए होता है। लेकिन गलत है, बिल्कुल गलत है। बल्कि कुछ फिल्म स्टारों की माने, जिन्होंने या टीवी स्टारों की जिन्होंने बयान दिए कि ये बड़ी बड़ी पार्टियों में जो नहीं लेता है उसे कॉर्नर कर देते हैं। मैं इन सारे सवालों पे नहीं जाता, लेकिन मैं सिर्फ इसमें जाता हूं कि अचानक एनसीबी जागी है, उसका स्वागत करना चाहिए। पर एनसीबी अगर शुरू से जागी हुई होती तो ये होता नहीं। अब ये आती कहां से है, ड्रग्स पंजाब के जरिए से बाकी हिंदुस्तान में आती है, ऐसा मोटे तौर पर माना जाता है। तो पंजाब में एनसीबी का नेटवर्क क्या है, और पंजाब में जितने सामाजिक नेता हैं, जितने वहां के गुरु हैं, जितने भी धार्मिक लोग हैं, वो सब लाख कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब का नौजवान नशे से दूर जाए, लेकिन जा नहीं पा रहा।
मैं अपने धार्मिक नेताओं से कहना चाहता हूं, उन्हें चाहिए कि वो इसको अपना एक कर्तव्य मान करके लोगों को नशे से दूर करने की प्रेरणा दे, पर ऐसा हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है कि जब से ये धार्मिक चैनल शुरू हुए हैं, परम पूज्य साधु बाबाओं के चैनल शुरू हुए हैं, उन्होंने लोगों को ज्ञान देना शुरू किया है, तब से इस देश में अपराध की संख्या बढ़ गई है। हर तरह के अपराध की संख्या भयानक रूप से बढ़ गई है। जैसे जैसे इन चैनलों की, धार्मिक चैनलों की बाढ़ आ रही है, कथाओं की, धार्मिक कथाओं की बाढ़ आ रही है, वैसे वैसे अपराध भी बढ़ रहे। अब इन दोनों में क्या संबंध है मुझे नहीं पता। आप में जो सुन रहे हैं बहुत सारे समझदार लोग हैं, इसका विश्लेषण कर सकते हैं। मैं तो एक तथ्य रेखांकित कर रहा हूं आपके सामने। दूसरा, कांग्रेस पार्टी को देख करके मुझे बहुत अजीब लगता है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसे 2014 के बाद विपक्ष की जिम्मेदारी मिली, और विपक्ष की जिम्मेदारी लोगों ने उसे दी क्योंकि उसे सत्ता नहीं दी। प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष के रूप में और किसी पार्टी को देश में नहीं देखते हैं, सिर्फ कांग्रेस को देखते हैं। कांग्रेस शायद अभी तक ये मान नहीं पा रही कि वो विपक्ष में है। उसका चाल ढाल, काम, वर्कर्स से नहीं मिलना, नेताओं से नहीं मिलना, एक अजीब तरह का नौशिया, एक अजीब तरीके का जुनून, नशा उसके ऊपर सवार है, और पार्टी वहीं की वहीं खड़ी है। सोनिया गांधी पार्टी के अध्यक्ष थी, उनके पुत्र कार्यवाहक अध्यक्ष थे। फैसला उन्हें ही लेना था, राहुल गांधी को। राहुल गांधी ने फैसला लेके पार्टी को जहां पहुंचाया, और बल्कि 2014 में तो लोगों का ये मानना है कि उन्होंने बिना लड़े ही मोदी जी के सामने हथियार डाल दिए, और वही उन्होंने 2019 में किया। लोगों के बीच जो साख कांग्रेस की बननी चाहिए थी वो नहीं बन पाई। इसका मतलब क्या देश में कोई विपक्षी पार्टी नहीं रहेगी, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही रहेगी जो विपक्ष का भी काम करेगी और सत्ता पक्ष का भी काम करेगी? ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है लोकतंत्र के लिए। विपक्षी पार्टी होनी चाहिए जिसकी जिम्मेदारी ऐतिहासिक रूप से, नैतिक रूप से कांग्रेस के पास है। पर राहुल गांधी अभी तक इस जिम्मेदारी को लेने से मना करते रहे हैं। पिछली बार भी उनसे लोगों ने कहा, उन्होंने कहा कि गांधी फैमिली के अलावा कोई भी कांग्रेस का अध्यक्ष हो सकता है। साथ में उन्होंने अपनी बहन का नाम भी जोड़ लिया कि मैं या मेरी बहन कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनेंगी। ठीक है, नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? कोई और बनना नहीं चाहता क्योंकि उसे मालूम है कि लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे। जब तक गांधी फैमिली है कांग्रेस की सर्वे सर्वा, लोग उसी की बात मानेंगे, इसलिए कोई बनने की हिम्मत नहीं कर रहा है। और आज मैंने चिदम्बरम साहब का एक बयान पढ़ा जिसमें चिदम्बरम साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस नीचे तक नहीं जा रही है। किसको दोष दे रहे हो भैया? भूतपूर्व गृह मंत्री, भूतपूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, किसे दोष दे रहे हैं? दोष तो उन्हीं के ऊपर है, क्योंकि कांग्रेस को तो वही लोग अब तक चलाते रहे हैं। आज कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में अशोक गहलोत और आनंद शर्मा लड़ गए। क्यों लड़ गए? बिना मतलब के। शायद ये हो रहा है कि अगर राहुल गांधी नहीं अध्यक्ष बनते हैं तो दूसरा कौन अध्यक्ष हो सकता है। लोगों ने अशोक गहलोत का नाम उछाल दिया कि उन्हें अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। शायद आनंद शर्मा को ये अच्छा नहीं लगा, हो सकता है वो अध्यक्ष बनना चाहते हो। पर इस सारी चीज में आप किसका नुकसान कर रहे हैं? आप देश का नुकसान कर रहे हैं, आप विपक्ष का नुकसान कर रहे हैं। विपक्ष के नुकसान का मतलब लोकतंत्र का नुकसान है। लोकतंत्र की परिभाषा में एक सशक्त विपक्ष होना चाहिए। वो सशक्त विपक्ष क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि कांग्रेस अपनी उस जिम्मेदारी को नहीं निभा रही है। प्रियंका गांधी यूपी तक महदूद हैं। यूपी में भी वो क्या कर रही हैं? वर्कर्स के बीच में क्यों असंतोष है, या राष्ट्रीय स्तर पर पूरी कांग्रेस में क्यों असंतोष है? हर आदमी क्यों अपने घर में बैठा हुआ है? चाहे वो दिग्विजय सिंह हो या कमलनाथ ने तो खड़े खड़े बैठे बैठे अपनी पार्टी का मध्य प्रदेश में सत्यानाश कर दिया। बैठे बिठाए प्लेट में सजा करके भारतीय जनता पार्टी को सरकार दे दी। क्या राजस्थान में अभी तक बची हुई है? कब तक बची रहेगी पता नहीं।
सचिन पायलट का क्या होगा कोई नहीं जानता। बहुत सारे सवाल हैं कांग्रेस को लेकर के, और वो सारे सवाल ये बताते हैं कि कांग्रेस खुद अपने आप में गंभीर नहीं है। जनता गंभीर होकर क्या करेगी? उत्तर प्रदेश का चुनाव सर पे है, बंगाल का चुनाव सर पे है, सारे सर्वे आ रहे हैं। कांग्रेस को पीछे छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को नंबर 2 की पार्टी बताया जा रहा है। अभी ममता बनर्जी को हराया नहीं जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे सारे सर्वे और सारे लोग, टेलीविजन चैनलों ने तो भविष्यवाणी करनी शुरू कर दी कि ममता बनर्जी गई। रोज उनके यहाँ से एक दो मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, और उन्होंने कह दिया कि इससे ममता बनर्जी का किला ताश के पत्ते की तरह ढह रहा है। लेकिन कांग्रेस फिर भी नहीं चेत रही है। और अभी तो कई प्रदेशों के चुनाव हैं, असम का चुनाव है। उन चुनाव में कांग्रेस क्या करेगी कोई नहीं जानता, कोई रणनीति ही साफ नहीं है। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस जो कर रही है वो लोकतंत्र के हित के खिलाफ काम कर रही है। उससे चाहिए कि लोकतंत्र के हित में अपनी आंखें खोले, अपनी बेहोशी दूर करे, और पूरी कांग्रेस को बेहोशी के दौर से निकाले। सारे नेता एक साथ बैठे, खुद राहुल गांधी बैठे। ये कहने से नहीं चलेगा कि लोग लड़ना छोड़ दें, उन्हें फैसला लेने की आदत डालनी पड़ेगी। अच्छा फैसला हो, बुरा फैसला हो, फैसला लेने की आदत डालनी पड़ेगी। उनके दिमाग में शायद ये है कि हम कांग्रेस को, नए पुराने का कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन जो अभी तक स्थापित नेता हैं उन्हें हटाकर उनकी जगह नई उम्र के नेताओं को हम पार्टी में लेके आए। तो उसके लिए आवश्यक है कि जो जिन नए नेताओं को वो काम सौंपना चाहते हैं, उन नेताओं को कांग्रेस का इतिहास तो पता होना चाहिए, कांग्रेस की परंपरा, कांग्रेस की विचारधारा तो पता होनी चाहिए। नहीं पता है। इसीलिए जो लोग आज कांग्रेस चला रहे हैं वो कांग्रेस के सिद्धांतों से दूर जा रहे हैं, और वो उसी बाजारवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन कर रहे हैं जिस बाजारवादी अर्थव्यवस्था ने नेहरू की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ नरसिम्हा राव के समय मनमोहन सिंह के कहने पर अमेरिकी मॉडल की अर्थव्यवस्था, ओपन मार्केट, प्रो मार्केट इकोनॉमी उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी हिंदुस्तान में, जिसका नतीजा ये है कि हिंदुस्तान का 70% विकास की धारा से दूर है। बहरहाल ये कांग्रेस के सोचने की चीज है। वो अगर नहीं सोचेंगी और अधूरे रहेंगे तो लोग यही मानेंगे कि जब आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो जिसकी समझ में आ रहा है हम उसी का समर्थन क्यों न करें, यानी भारतीय जनता पार्टी का। आपकी एब्सेंस में भारतीय जनता पार्टी का अश्वमेध का घोड़ा निर्द्वंद घूम रहा है, और आपके लोगों में निराशा की भावना घर कर रही है। एक कहावत इस समय चल रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा पा रहा है वही कांग्रेस में। कांग्रेस को सोचना चाहिए। बंबई इन दिनों कई चीजों का उदाहरण बना हुआ है। मैंने एनसीबी की बात कही आपको, क्योंकि मेरी समझ में अभी तक नहीं आया कि एनसीबी अब तक खामोश क्यों थी। सुशांत राजपूत के बाद ही उसकी नींद क्यों खुली, अफसर यहाँ क्या कर रहे थे, उनका नेटवर्क यहाँ क्या कर रहा था। खैर देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने काम शुरू किया। एक चीज और समझ में नहीं आती, बंबई की बसों में घनघोर भीड़ है, बंबई में टैक्सियां चल रही हैं, बंबई में सब चल रहा है, बस लोकल ट्रेन नहीं चल रही। क्यों? क्योंकि लोकल ट्रेन में गरीब चलता है, लोकल ट्रेन नहीं चल रही है। सबसे ज्यादा मुसीबत उस गरीब आदमी की है जो सुबह करीब 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर की यात्रा दूर करके अपने दफ्तरों में अपने घर से पहुंचता है। और आपको, आप में से बहुतों को अंदाज नहीं होगा, बंबई में दफ्तर जाने के लिए लोग घर से 6:30 बजे निकल जाते हैं, जिसके लिए उन्हें 4 बजे उठना पड़ता है। और जब वो 6-6:30 बजे जो 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर दूर जगह है, वहां से अपने दफ्तर जाने के लिए निकलते हैं, जब दफ्तर पहुंचते हैं तब तक 9:30-10 बज चुके होते हैं। बहुतों का की अनुपस्थिति लग जाती है। और इतना ही नहीं, जब वो वापस आते हैं तब भी वो दफ्तर से 6 बजे, 6:30 बजे छूटते हैं और रात के 11-12 बजे तक अपने घर पहुंचते हैं। इस समय को कम किया जा सकता है, लोगों को आराम दिया जा सकता है, बशर्ते लोकल ट्रेन चले, जिसे बंबई की लाइफ लाइन कहते हैं। पर सरकार उसे नहीं चला रही। लोकल ट्रेन चलाना
केंद्र सरकार के हाथ में है। केंद्र सरकार बंबई के गरीबों को, महाराष्ट्र के गरीबों को किस चीज की सजा दे रही है, ये तो केंद्र सरकार जाने। पर अभी तक लोकल ट्रेन चलाने का फैसला नहीं हुआ है और लोग मुसीबत के साथ ठूस करके इस कोरोना के समय, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी कहते नहीं थकते, स्वास्थ्य मंत्री कहते नहीं थकते कि कोरोना के अनुशासन का पालन करो, मास्क लगाओ, इतने फीट की दूरी पे चलो, नहीं हो पा रहा है। बसें बिल्कुल ठुसी ठुसी चल रही हैं, टैक्सियां ठुसी हुई चल रही हैं। लोग अपने दफ्तर जाएं, नहीं जाएं तो खाएं क्या, उनके पास कुछ नहीं है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि ये केंद्र सरकार के सोचने का विषय है कि जब आपने सब चला दिया तो ये ट्रेनें क्यों नहीं चला रहे हैं। और देश में भी केंद्र सरकार उन्हीं ट्रेनों को क्यों चला रही है जो ट्रेनें वीआईपी ट्रेनें कहलाती हैं, जिन्हें प्राइवेटाइज कर दिया गया है, जिन्हें बेच दिया गया है। उन्हीं ट्रेनों पे ज्यादातर वो रूट चल रहे हैं। पर जो गरीबों की ट्रेनें हैं, पैसेंजर ट्रेन है, सेकंड क्लास की ट्रेन है, एक्सप्रेस मेल ट्रेन है, ये क्यों नहीं चल रही है, नहीं समझ में आ रहा है। किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पूरा का पूरा सिस्टम प्राइवेटाइज करने का प्लान है, एक एक चीज प्राइवेटाइज करने की योजना है। गरीब कहाँ जाएगा, गरीब कैसे चलेगा, गरीब कैसे खाएगा, किसी को तो चिंता होनी चाहिए। और जिसको सबसे कम चिंता है उसी को सबसे ज्यादा चिंता होनी चाहिए। वो चिंता भारत की सरकार है, भारत के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, लेकिन चिंता नहीं है। ये चिंता होनी चाहिए। ये मैं इसलिए तकलीफ से कह रहा हूं कि मुझे लोग कह रहे हैं कि आप देखिए, मुझे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी मुसीबत से वो लोग जी रहे हैं, चल रहे हैं। उन्हें लगता है कि मेरे जैसे अगर 100 लोग कहेंगे तो शायद केंद्र सरकार के कान पे जूं देगी। और सबसे आखिर में किसान, आज किसानों की और केंद्र सरकार की वार्ता टूट गई, जिसका अंदाज था। केंद्र सरकार ये कहती है हमने कानून सही बनाए हैं, किसान उनकी अच्छाई देख नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसान इस आंदोलन को कुछ ताकतों के कहने पे चला रहे हैं। सरकार ये नहीं बता रही किन ताकतों के कहने पर। उसके पास आईबी है, उसके पास रॉ है, उसके पास सीबीआई है, और इसके अलावा राज्य सरकारों के उसके पास तंत्र हैं, आर्मी की इंटेलिजेंस इकाई है। पर ये बता नहीं पा रही कि कौन लोग हैं जो इस आंदोलन को चलवा रहे हैं। लेकिन वो कह रही है, आज भी कहा केंद्रीय कृषि मंत्री ने कि कोई ताकत है जो इन्हें चला रही है, जो इन्हें समझने नहीं दे रही। मतलब वो केंद्र सरकार से और प्रधानमंत्री जी से ज्यादा ताकतवर लोग हैं, जो देश के किसानों को उनकी बात सुनने से रोक रहे हैं। क्या ये सच है? नहीं, ये सच नहीं है। परेशानी ये है कि सरकार किसानों की बात सुनना नहीं चाहती। और जब सरकार ने कह दिया अब तो हमारे पास विज्ञान भवन भी नहीं, मतलब मजाक देखिए कि सरकार कह रही है कि अब विज्ञान भवन में जगह नहीं है आगे। वो कोई बड़े वाले हॉल में नहीं बैठते थे, एक छोटी कॉन्फ्रेंस रूम में ये लोग बैठते थे कि हमारे पास जगह नहीं है, अब हम बात नहीं कर सकते। अब अगर किसान अपनी तरफ से कहेंगे तो अब हम उनसे बात करेंगे, नहीं तो हमने जो अच्छा किसान को दे दी तक स्थगित रखेंगे, 1.5 साल के बाद इसे लागू करेंगे। तब तक आप आपस में विचार विमर्श कीजिए, हमसे बातचीत कीजिए। और एमएसपी के बारे में वो खामोश हैं, उसके लिए भी एक कमेटी बनाने की बात वो कह रहे हैं। किसानों ने विनम्रता पूर्वक कह दिया कि हम इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, हमारी शुरू से एक मांग है कि एमएसपी का कानून बनाइए और इन तीनों कानूनों को रद्द कीजिए। दूसरी तरफ पुलिस इस पोजीशन पे आ गई है कि वो किसानों को 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली नहीं निकालने देगी। मुझे लगता है ये खतरनाक खेल होगा। इसलिए खतरनाक खेल होगा क्योंकि देश की बहुत सारी जगहों से लोग दिल्ली की तरफ चल पड़े हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी जगहों से चल पड़े हैं, जिन्हें पुलिस रोक रही है, उनका पुलिस से झंझट हो रहा है। जो बाहर से लोग आ रहे हैं, उड़ीसा से लोग आए,
उन लोगों को, वो अभी शायद दिल्ली के नजदीक पहुंच गए होंगे, क्योंकि 6 घंटे पहले वो इटावा क्रॉस कर चुके थे, वो दिल्ली पहुंच गए हैं। उड़ीसा के लोग, उड़ीसा से चले हुए, उनके खाने का इंतजाम कुछ नहीं है। उनके खाने का इंतजाम या तो विद्यार्थी कर रहे हैं या किसान, स्थानीय किसान नेता कर रहे हैं। लोग दिल्ली की तरफ चल पड़े हैं उस ट्रैक्टर रैली में शामिल होने, ट्रैक्टरों के ऊपर या मोटरसाइकिलों के ऊपर या पैदल। और मैंने एक दिन कहा था कि कृषि मंत्री कह रहे हैं कि ये तो थोड़े किसानों का, आज भी उन्होंने कहा कि ये तो पंजाब और एक दो प्रदेशों के थोड़े किसानों का आंदोलन है, हम तो पूरे देश के किसानों को लेकर सोच रहे हैं। मैंने उस दिन भी कहा था हाथ जोड़ के, नरेंद्र तोमर जी ऐसी भाषा मत बोलिए कि किसानों को ये लगे कि हमें 50 लाख की संख्या में दिल्ली पहुंचना है। 50 लाख किसानों को दिल्ली आने के लिए मजबूर मत कीजिए। और मैं बार बार एक ही व्यक्ति से निवेदन करता हूं जो सर्वशक्तिशाली है, जिसमें ताकत है लोगों को समझाने की, जिसमें ताकत है अपने गलत किए को सही करने की, क्योंकि लोग उनसे, खासकर ये ब्यूरोक्रेसी उनसे गलत करवा लेती है। मंत्रियों की तो समझ में कुछ आता नहीं है, जो उनके अफसर बताते हैं वही वो बोलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी, उन्हें चाहिए कि वो किसानों की बात माने और सारे देश में अपनी जय जयकार कराएं। इन तीनों कानूनों को रद्द करें, एमएसपी के ऊपर कानून बनाने का, क्योंकि उससे सबसे ज्यादा फायदा सबसे छोटे किसान को होगा। अगर कानून बन जाता है, कानून नहीं बनेगा तो जैसे बिहार में या दूसरे प्रदेशों में किसान को उसके फसल का लाभ नहीं मिलता है, उत्तर प्रदेश में लाभ नहीं मिलता है, वो लाभ नहीं मिलेगा। और अगर आपकी चिंता 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघे किसान की है, उसे तभी उसकी फसल का भाव मिलेगा जब आप कानून बना देंगे कि इस भाव से नीचे कोई भी उस फसल को नहीं खरीदेगा। और ये छोटी सी चीज शायद इसलिए समझ में नहीं आ रही है क्योंकि हमारे देश के बड़े उद्योगपति देश में बड़े बड़े रिटेल स्टोर खोलने जा रहे हैं, खोल चुके हैं, चाहे वो भंडारण के हों और चाहे वो खुदरा मार्केट में बेचने के हो। बड़े बड़े स्टोर और छोटे छोटे लोगों को वो उनका ज्यादा पैसा दे करके अमेरिकन स्टाइल में उनका बिजनेस खरीद रहे हैं, ताकि वो पैसा लेकर के बर्बाद कर ले और उसके बाद कुछ करने लायक न रहे और पूरा बाजार इनके हाथ में हो। दुख के साथ कह रहा हूं, लेकिन ऐसा ही हो रहा है। सारी दुनिया के बड़े स्टोर हमारे देश के उत्पादनों को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, खासकर जमीन से उगने वाले उत्पादन, अन्न, अनाज, फल, सब्जी, सब कुछ वो चाहते हैं उनके जरिए से रेगुलेट हो और इस देश के लोग फिर महंगे दाम पर उसे खरीदें। किसान दिल्ली आ रहे हैं। आप किसान, आज बुलंदशहर के किसानों को पुलिस ने जबरदस्ती रोकने की कोशिश की, वो आगे आ गए। उड़ीसा के किसानों को हिरासत में लिया, उन्हें खाना पुलिस नहीं दे पाई, स्टूडेंट्स ने खाना दिया और हिरासत में वो धीरे धीरे बढ़ते रहे। पुलिस उन्हें हिरासत में लेके चलती रही और वो धीरे धीरे इलाहाबाद क्रॉस कर गए, कानपुर क्रॉस कर गए, इटावा क्रॉस कर गए, अब दिल्ली की सीमा पे होंगे। कोई नहीं दिखा रहा है इसे, कोई नहीं दिखा रहा है, लेकिन सारी दुनिया में बदनामी तो हो रही है। विदेशी पत्रकार हैं, विदेशी कैमरामैन हैं, जो देख रहे हैं कि किस तरह से शांतिपूर्ण किसानों की मांगों को अनसुना अनदेखा किया जा रहा है। किसके इशारे पर? अब तो विदेशी चैनल, विदेशी संचार माध्यम ये भी बताने में लग गए हैं। मैं दुख के साथ ये बात कह रहा हूं कि आज सरकार ने जिस तरह का 18 मिनट की बातचीत की, 4 घंटे किसानों को बैठा ले रखा और उस 18 मिनट में उन्होंने कहा कि हमने अपना बेस्ट प्रपोजल आपको दे दिया है, आप मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो अपने घर जाइए। किसान उठ के आ गए। किसानों ने क्या कहा? हम यहाँ बैठे रहेंगे, हम आपसे कोई झगड़ा नहीं कर सकते, आप हमारी सरकार हैं, आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम यहीं बैठे रहेंगे, लेकिन हाँ 26 जनवरी की परेड हम निकालेंगे।
26 जनवरी को 1 लाख ट्रैक्टर कम से कम दिल्ली की सड़कों पर होगा, आउटर रिंग रोड पर। प्रशासन की समझ में, शायद सरकार की समझ में नहीं आ रहा है, और अब ये समझाने की कोशिश हो रही है कि किसान तो न सुप्रीम कोर्ट की बात मान रहे हैं और न किसान सरकार की बात मान रहे हैं, ये तो हठी हैं। जो अन्न उगाता है, जो अपना पैर पानी के ठंड में खड़े रह करके कटवाने के स्तर तक पहुंच जाता है बीमारी की वजह से, उसके हाथ पैरों में छाले पड़ जाते हैं गर्मी में, वो जिस तरीके से, मशीनें नहीं है हमारे देश में, वो जिस तरीके से फसल को काटता है, सुखाता है, धान को उसके धान के पेड़ों से अलग करता है, चावल को फिर उसे कूटता है, चावल की शक्ल देता है धान को, या जिस तरीके से गेहूं वो उसकी बाली के ऊपर बैल चला करके या किसी चीज से पटक के पीस के उसे गेहूं के दाने में बदलता है, गेहूं के फसल को, पौधे को, जिस तरह से चना पैदा होता है, जिस तरह से मटर पैदा होती है, जिस तरह से मक्का पैदा होता है, जिस तरह से अरहर पैदा होती है, जिस तरह से उड़द पैदा होती है, दलहन या तिलहन जो पैदा होता है, उसको उसके मूल स्वरूप में लाने में किसान को नानी याद आ जाती है। वो आपको बना के देता है और आप उसे कहते हैं कि तुम जैसा कर रहे हो वैसा ही करो, और अगर ये कानून आ जाएंगे तो तुमको ज्यादा पैसा मिलेगा। किसान समझ नहीं पा रहा है कैसे ज्यादा मिलेगा, क्योंकि हमारी तो सारी चीज बड़े पैसे वालों के हाथ में चली जाएगी, गिरवी हो जाएगी। किसान की समझ को समझाने में सरकार अभी तक तो नाकाम है। सरकार सफल हो, मेरी भी अब अपेक्षा है। किसान की बात सरकार की समझ में आए, इसकी जाने कब से हम आशा कर रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसानों की बात समझने में, क्योंकि उसे फैसला करना है और उसने एक फैसला कर लिया है, वो किसान की बात समझना नहीं चाहती। उसने किसानों को साफ कह दिया है, या तो ये मानो, नहीं तो आप घर पे जाओ, नहीं तो आप बैठे रहो। बैठे रहने को कभी एक आदमी कुछ शोर कर देगा, एक पटाखा फोड़ देगा, पुलिस वहां पर हमला कर देगी, कई किसानों की जान जा सकती है उसमें। क्या सरकार ये चाहती है? मुझे नहीं लगता सरकार ये चाहती है, पर सिचुएशन धीरे धीरे उसी तरफ जा रही है। आज संतोष भारती शो में इतना ही, लेकिन आपको मैं आखिर में कहूं, मुस्कुराना मत छोड़िए, मुस्कुराइए। आप हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान की शान मुस्कुराहट है। आपके पड़ोसी को देख के आप मुस्कुराएं, किसी गरीब को देख के आप मुस्कुराएं, सवेरे जो मिले उसे देख के मुस्कुराएं। आप देखिए आपका दिन कितना अच्छा बीतता है, कुछ पैसा नहीं जाता मुस्कुराने में। मुस्कुराइए, आपका पड़ोसी आपको बहुत धन्यवाद देगा। सामने अनजान आदमी आपको बहुत धन्यवाद देगा, क्योंकि आप अपनी मुस्कुराहट से उसको उसके सारे दिन के तनाव से दूर करने की कोशिश करते हैं, खुद भी दूर होते हैं। हम सब नहीं कर पाते, लेकिन हमें करने की कोशिश करनी चाहिए। आपको नमस्कार। जय